हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और आपको करना क्या है, इन 20 क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही पता था। इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको पहले से ही पता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, वो किस लेवल की हो रखी है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी के सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि उनके कितने क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही था। ठीक है, जो भी सबसे पहला बच्चा होगा, जो भी सबसे ज़्यादा सही करेक्ट जवाब देगा, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि सबसे बढ़िया इसने जवाब दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप अभी तक नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, देखो मैं वैसे बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब के लिए, लेकिन फिर भी अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज धातु का अयस्क है। तो आप सभी ने अयस्क के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको डायरेक्टली 1 नंबर में अयस्क के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पायरोलूसाइट। ठीक है, तो मैग्नीज के जो अयस्क है वो है पायरोलूसाइट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो मैग्नीज क्या है, एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, जिसका सिंबल होता है Mn और परमाणु क्रमांक 25 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जानने वाली फैक्ट है। अब मैग्नीज धातु की अयस्क की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया है, पायरोलूसाइट है। यह क्या है, एक कठोर भंगुर चांदी की धातु है जो अक्सर लोहे के साथ खनिज में पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है, तो लोहे के साथ पाई जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बॉक्साइड अयस्क से निकाले जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो हमें ये बताना है कि जो बॉक्साइड अयस्क है, इससे कौन सी धातु निकाली जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है सिन्नावार, कैलामाइन, एल्युमिनियम, हेमाटाइट। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम। जो बॉक्साइड है, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। लोहा आमतौर पर मैग्नेटाइट यानी कि Fe के रूप में पाया जाता है, आप सभी को पता है। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम को निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता, इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बॉक्साइड से एल्युमिनियम को निकालते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य धातु जो जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, निम्नलिखित में से वह क्या है। तो आप सभी को पता है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिस पे जल्दी जंग नहीं लगता है। जल्दी क्या, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा लगता ही नहीं। अब कहोगे ऐसा कौन सा है, मैंने तो बहुत से जहाँ देखा है वहाँ जंग लग ही जाता है। तो आप जिस बर्तन में खाना खाते हो, आपने देखा होगा उस पर कभी जंग नहीं लगते। तो कुछ ऐसे धातु हैं जिन पे जंग नहीं लगते, वो अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं जंग के प्रति। ठीक है, और वो कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, Al है। एल्युमिनियम को कैसे लिखते हैं, Al, और इसका परमाणु संख्या कितना है, 13 है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रति इसका बहुत अच्छा संबंध है। संबंध का मतलब है कि इसका जो ऑक्सीजन से कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा है, और हवा के संपर्क में आने पर सतह पर ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। और जब भी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, बस खुद के ऊपर एक क्या करता है, परत बना लेता है। और वो परत किसकी होती है, तो ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन जस्ता धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जस्ता का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कैलामाइन। ठीक है, जस्ता एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, Zn, क्या है, जिंक, जिसे जिंक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। ठीक है, जिंक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, अगर जस्ता नहीं भी जानते हैं तो जिंक तो सुना होगा। जिंक को ही जस्ता कहते हैं। ठीक है, यह आवर्त सारणी के समूह 12 में पहला तत्व है। तो आप सभी ने, आपको पता है कि आपका एक चैप्टर ही है आवर्त सारणी वाला, पीरियोडिक टेबल वाला, जिसका मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो ही डाल रखा है। मतलब कि वो वीडियो 1 घंटे का है, उसके अंदर छोटे से लेके बड़े सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाके आप देख लेना। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको आगे कहीं भी उस चैप्टर से डाउट नहीं आएगा, उसी चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं, निम्न में से एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क के रूप में कौन जाना जाता है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क किसको कहते हैं, तो आपने पीछे एक पढ़ा था कि बॉक्साइड से हम किसको निकाल सकते हैं, तो एल्युमिनियम को।
है ना। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन होगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क दुनिया में एल्युमिनियम का प्राथमिक स्रोत है। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम सिर्फ बॉक्साइट से ही निकलता है, दो तीन और से निकलते हैं, लेकिन जो मेनली जिसके लिए जाना जाता है वो होता है अपना बॉक्साइट। एल्युमिन एल्यूमिना को शुद्ध एल्युमिनियम धातु के उत्पादन के लिए, देखिए जब भी ओर्स से निकलता है ना कोई भी चीज़, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट निकल जाता है। आपको पता है कि अगर पेट्रोल भी शुद्ध होता है तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है। वैसे ही ओर्स से जब कोई निकाला जाता है, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइट के अंदर से निकाला जाता है, तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं जिससे क्या करते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। जो एल्युमिनियम होता है वो अलग हो जाता है, जो उससे बच जाता है वो अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ उससे एल्युमिनियम ही निकलता है, और भी चीज़ें निकलती है, लेकिन काम की हमारे लिए एल्युमिनियम ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसको किस मेथड से निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के उपयोग करके पिघलाया जाता है और फिर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो ना, तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाना यार। यहाँ पे जुड़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी न्यू वीडियो पब्लिश होती है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए, वो है अगर कोई भी डाउट आपके अंदर रहता है, ठीक है, कोई भी डाउट लगता है कि यार इसका क्या जवाब होगा, देखो मैं सबका तो जवाब नहीं दे सकता नॉर्मली, आपको भी पता है, लेकिन मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, मैं देखता हूँ, और जो मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाना। व्हाट्सएप नंबर है 9718646198। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर लूँगा। और अगर नए हो तो वही बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। यदि तांबा को काफ़ी समय के लिए नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो उसे इसकी सतह पर एक हरा कोटिंग मिलती है। यह निम्न में से किसके गठन के कारण है। तो देखिए आप सभी ने देखा होगा कि बर्तनों में देखा होगा, अगर आप छोड़ देते हैं तो ऊपर में वाइट वाइट थोड़ा हरा टाइप का है ना, हल्का सा हरा हरा टाइप का एक परत चढ़ जाती है, और वो परत किसकी होती है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये परत जो है आपका किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि हमारे जो पेट है इसमें एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला अम्ल है जो कि बहुत खतरनाक अम्ल है, और वो कौन सा है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, HCl। और आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे पेट के अंदर एक छेद, मतलब कि बड़ा सा कटा हुआ था गोली लगने के कारण, इस टाइप का एक चैप्टर था ना। आपको उस चैप्टर का नाम भी बताना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये NCERT का ही चैप्टर है जो कि पिछले क्लास में था, है ना। तो आपको उस चैप्टर का नाम बताना है। अब देखिए भोजन को अब HCl करता क्या है, तो ये करता ये है कि भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, जो हम खाते हैं उसको पचाने में ये एसिड क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और ये क्या है, खुद से उत्पन्न होने वाला एक एसिड है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड के मुख्य घटक भी है, और ये गैस्ट्रिक एसिड का क्या है, मुख्य घटक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोक्साइड किन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमें ये बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इनमें से किसमें यूज़ नहीं होता है। तो देखिए साबुन और कागज़ का बनाना में ये यूज होता है, कपड़े बनाने के लिए भी यूज होता है, बॉक्साइड को शुद्ध करने के लिए भी यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, लेकिन पेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पेंट बनाना जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है, NaOH। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र याद रखना है, और इसका नाम भी याद रखना है, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है। ठीक है, ये इतनी चीजें याद रखनी है आपको। और इसका यूज कहाँ होता है ये भी याद रखना है, साबुन और कागज को कृत्रिम कपड़े बनाने के लिए,
ये दो चीज़ आप मोस्टली याद रखो, ये नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन याद रखने में ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा लवण नहीं है? तो इनमें से लवण कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? मीथेन। मीथेन क्या है? गैस है, आप सभी को पता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है। यह एक समूह 14 हाइड्राइड और सबसे सरल अल्केन है। एक चीज और याद आपको रखना है कि जो मीथेन है वो कौन से ग्रुप का है? अल्केन ग्रुप का है। और ये क्या है? तो प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। ये क्या है? तो ये एक प्राकृतिक गैस है जिसे कहते हैं नेचुरल गैस, जिसके अंदर क्या है? मीथेन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से मीठा सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए एक चीज आपको याद रखना है, मीठा सोडा आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप ये मत याद कर लेना जो मैंने पीछे आपको बताया था, कौन सा? ये वाला NaOH वाला, ये है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो अभी मैं बता रहा हूँ वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 होता है, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, जिसे कहते हैं खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? खाने का सोडा। अगर आपसे पूछा जाए खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, NaHCO3। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाए मीठा सोडा तो भी आपको नहीं घबराना है, या आपसे पूछ लिया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट तो भी समझ जाना कि वो कौन है? बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद ठोस है जो क्रिस्टलीय होता है, लेकिन अक्सर एक महीन पाउडर के रूप में दिखाई देता है। अगर आपने घर पे बेकिंग सोडा देखा होगा तो देखा होगा ये क्या होता है? पाउडर जैसा होता है। कैसा होता है? पाउडर जैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह कौन से तत्व है जिनके ऑक्साइड फिनोल्फथलीन के घोल को गुलाबी कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सबसे पहले तो जान लीजिए होता क्या है। तो ये होता है एक सूचक, जैसे आपने लाल लिटमस पढ़ा था, नीला लिटमस पढ़ा था, वैसा ही इसका भी काम होता है। ये भी हमें ये बताता है कि वो क्षार है या फिर अम्ल है। ठीक है, ये भी एक संकेतक का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। और ये कैसे करता है? तो ये अपना कलर चेंज करके करता है। ठीक है, ये क्या है? एक संकेतक है, एक रसायन जो रंग बदलता है। इस पर निर्भर करता है कि वह एसिड या बेस से मिलता है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी तक आपने दो के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन सा? लाल लिटमस, नीला लिटमस। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अलावा ये भी क्या है? एक लिटमस ही है, ये भी उसी तरह से कार्य करता है। ठीक है, चलिए, अगर यह क्षार से मिलता है तो किस रंग का बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैगनी। और अगर अम्ल से मिलता है तो कैसा होता है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब है जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस। ठीक है, जब ये अम्ल से मिलता है तो कलरलेस हो जाता है, और जब ये क्षार से मिलता है तो कैसा हो जाता है? बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लचीला और तन्यता। आपने तो पढ़ा होगा, 8th क्लास में ही पढ़ लिया होगा या फिर 7th में ही पढ़ लिया होगा कि लचीला और तन्यता यह सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन ऐसा होता है जो लचीला होता है और तन्य होता है? तन्य का मतलब है उसे खींचा जा सकता है, लंबा। तो ये होता है एक धातु। अधातु नहीं होता है। अधातु को अगर हम एक हथौड़ा भी मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है भंगूर। लेकिन एक धातु जो होता है वो क्या होता है? उसे वो एक लचीला भी होता है और साथ ही साथ तन्य भी होता है। और सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? तो गोल्ड होता है, जिसे हम बहुत लंबी पतली वायरों में खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य कौन होता है, तो गोल्ड होता है, सोना होता है। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो धातु सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। अब चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, कैल्शियम और टिन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु क्या है? तो इनमें से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसमें? एल्युमिनियम, तांबा, कैल्शियम और टिन में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैल्शियम गलत लिखा गया है, ये वाला जो है सही होगा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया। एल्युमिनियम एक चांदी सफेद हल्की धातु है। यह कोमल और तन्य है। ये कैसा होता है? कोमल होता है, साथ ही साथ क्या होता है? तन्य होता है। कौन? एल्युमिनियम।
कॉपर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है कॉपर का, Cu, और परमाणु संख्या कितना होता है 29 है। यह बहुत ही अच्छा उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ एक नरम, कैसा है, नरम, तन्य और लचीला धातु है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मैंने पीछे बताया था कि धातु क्या होते हैं, धातु होते हैं तन्य और लचीला, और यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। जो कॉपर होता है वो एक धातु है, तन्य होता है, साथ ही साथ लचीला होता है। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 29 होता है, और जिसको दर्शाते कैसे हैं, जिसका साइन क्या होता है, मतलब सिंबल क्या होता है, तो Cu होता है। टीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है टीन का, Sn, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 14वां प्रश्न है, एक तत्व नरम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। आप सभी को पता होगा कौन सा है। यह बहुत प्रतिक्रियाशील है और इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। यह पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। तत्व सबसे अधिक होने की संभावना है। इनमें से कौन है जिसकी सबसे अधिक होने की संभावना है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम जो होता है इसे चाकू से काटा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कि इसे क्या करते हैं, पानी में नहीं बल्कि केरोसिन तेल के अंदर में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये वाटर से भी अभिक्रिया कर सकता है और साथ ही साथ ये एयर से भी अभिक्रिया कर सकता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, एक डब्बे के अंदर जहाँ पे केरोसिन होता है वहाँ पे इसे रखा जाता है। ठीक है, सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, Na होता है, और परमाणु क्रमांक 11 है। यह एक नरम चांदी सफेद अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, और ये क्या है, एक धातु है। सोडियम एक क्षार धातु है, और सोडियम क्या है, एक क्षार धातु है जो आवर्त सारणी के समूह पहले में है। कौन से समूह में है, पहले समूह में है। चलिए आगे देखते हैं। अब 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु द्रव है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Br। ब्रोमीन को कैसे डिनोट करेंगे, क्या सिंबल है, तो Br है, और परमाणु क्रमांक 35 है। कितना है, 35। यह तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है, और ये कौन से ग्रुप से है, तो हैलोजन ग्रुप से है, और तीसरा सबसे हल्का है। और कमरे के तापमान पर यह एक धूमिल, कैसा, धूमिल लाल भूरे रंग का तरल है। ये तरल पदार्थ है जो कि कैसा है, किस कब तरल पदार्थ है, तो कमरे के तापमान पे, और देखने में कैसा है, तो धूमिल लाल भूरे रंग का है। ठीक है, थोड़ा सा भूरा भूरा कलर का। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, मतलब किसमें ऊष्मा जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। आप सुचालक समझ लो, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। धातु ऊष्मा को कंडक्ट करता है। अगर आपको जानना है कैसे करता है, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप क्या करना, एक चम्मच ले लेना, और चम्मच को जो नोक है उसको क्या करना, गैस पे रख देना। जब वो गर्म होगा तो आप जहां पर पकड़ रखे होगे ये लास्ट छोर, देखना वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से गर्मी क्या हुआ, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाते जाते आपके हाथ तक पहुंच गया। ठीक है, और यही कारण है कि वो गर्म हो गया। तो नीचे जब हमने उसको आग दिखाया, वो गर्म हुआ, तो धीरे धीरे वो ऊपर गया, और इसी को कहते हैं क्या, कि जो हमारा मेटल है वो गुड कंडक्टर क्या है, हीट का, यानी कि वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ठीक है, कौन, धातु। अधातु नहीं है, अधातु जल जाता है। ठीक है, अगर आप अधातु को यूज करोगे प्लास्टिक को, तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, धातु, अधातु नहीं होता है, अधातु में ऊष्मा सुचालक नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे चालक वे पदार्थ होते हैं जो बिजली को आसानी से अपने पास से गुजरने देते हैं। देखो धातु में भी सारे नहीं होते कि इजिली अपने जो वो है उससे गुजरने दे, लेकिन याद रखना जो अच्छे धातु होंगे उससे बिजली आसानी से गुजर जाएगी। जिससे अच्छे से नहीं गुजरेगी मतलब वो अच्छे धातु नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु है। कुछ धातु के गुण, कुछ उपधातु के गुण, कुछ मतलब कि जो मिश्र होते हैं वो अच्छे से गुजरने नहीं देते हैं, लेकिन जिससे बहुत ही इजीली फ्लो हो जाए करंट, मतलब वो बहुत अच्छा धातु है। ठीक है, खराब चालक वे पदार्थ है जो बिजली को आसानी से गुजरने नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस का मतलब आपको पता है, उत्कृष्ट गैस कौन होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोबल गैस। कि परमाणु के संयोजकता कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो जो हमारे उत्कृष्ट गैस है उसके लास्ट जो सेल होता है, आपने KLMN पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्बिटल्स को दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो नाम है ये क्या है, नेम है, और किसके नेम है, तो ऑर्बिटल्स के नेम है, ठीक है। इसे हिंदी में कोश कहते हैं, ठीक है। जो पहला की होता है, इस कोश में सिर्फ मैक्सिमम 2 परमाणु ही आ सकते हैं। फिर जो दूसरा कोश होता है उसमें कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 8। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर जो L है उसमें भी 8 आ सकते हैं, फिर 8 आएंगे, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा, फिर 16 भी आएगा, फिर 32 भी आएगा। ऐसा नहीं है कि 16-32 नहीं आएगा, लेकिन अगर उत्कृष्ट गैस की बात करें, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 या 2। या तो वो पहला वाला जो K है, K सेल में 2, और इसमें आपका हीलियम आ जाता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। बाकी सबके लास्ट सेल में 8 होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो यहाँ सही जवाब होगा 8 या 2 हो जाएगा। अब उत्कृष्ट गैस के नाम जान लेते हैं, ठीक है, वो भी उसके घनत्व क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आपका हीलियम होता है, जिसे He के हिसाब दर्शाते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका नियॉन, फिर होता है आर्गन, ठीक है, फिर होता है क्रिप्टन, फिर होता है कसिनन, ठीक है, और फिर होता है लास्ट रेडॉन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। आवर्त सारणी के किस समूह में ये दिखाया जाता है, तो 8th A, या तो आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा या फिर रोमन में दिखेगा 8th A, जो कि उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस जिसे कहते हैं। अक्रिय गैस तो आपको पता होगा, अक्रिय गैस से जाना जाता है, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि आपको सब कुछ समझ में आए। फिर भी देखो यार, मैं तो समझा ही सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि आप समझ रहे हो या नहीं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छे बच्चे की निशानी ये होती है कि वो टीचर को हमेशा बताए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे ना पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वहाँ सिर्फ मेरे और आपके बीच में बातचीत होगी। मैं आपको चाहता हूँ कि हर एक बच्चा हर एक चीज़ समझे, कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो वो नहीं समझ सकता या जो वो नहीं समझ पाए। ये आपका काम है कि आप हर एक चीज़ को समझो, ये मेरा काम है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो आप अगर समझदार हो, आप अगर चाहते हो पढ़ना, तो व्हाट्सएप पे जुड़ो। ऐसा नहीं है मैं कोई चार्ज वार्ज लेता हूँ यार, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई चार्ज नहीं है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछना, हो सकता है 1-2 दिन मैं टाइम ले लूँ, मैसेज सबका ना देखूँ। फेसबुक पे जुड़ जाओ, फेसबुक पे जुड़ जाओ, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ तो मोस्टली मैं भी एक्टिव रहता हूँ, आप भी एक्टिव रहते हो, वहाँ पे मैसेज कर दो। मैं ज़रूर आपको जितना हो सकता है मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन के हैंडसेट में उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी आमतौर पर निम्न में से कौन होती है। अगर आप सभी के घर में मोबाइल है, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि आप पीछे से बैटरी को देख सकते थे, अभी तो मोबाइल में ऐसी बैटरी आने लगी कि आप देख नहीं सकते। लेकिन या तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कुछ भी यूज करते हो, तो आप वहाँ पे जाके मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे लिखा होगा LION, लायन, ठीक है, लायन बैटरी लिथियम, ठीक है। तो अभी यही पूछा जा रहा है कि रिचार्जेबल बैटरी जो होती है वो कौन सी होती है, तो लिथियम की आयन बैटरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपको ये चेक करना है तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाना, किसी भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को रीड करना, वहाँ पे बैटरी के टाइप देखना, तो वहाँ पे लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 20 और सबसे लास्ट जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन का ही ये वीडियो है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सबको एक चीज़ याद रखना है, कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। क्वेश्चन है आपका 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में मौजूद है। तो तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है अवेलेबल, उपलब्ध, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Hg। Hg जिसे क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, जिसे हिंदी में पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा। आप सभी को इसे पता होगा, जब भी आपको बुखार लगता है आप थर्मामीटर लगाते हो, थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, पारा होता है, और जिसे हम इंग्लिश डिनोट किससे करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल है वो क्या है, तो Hg है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 80 होता है। तो ये वीडियो यहीं तक था, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़ना। थैंक यू, बाय बाय।